नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे नेशनल गेम। भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल विभाग को पत्र भेजा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी आभार व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां नेशनल गेम को लेकर तारीख का ऐलान हो गया है और इसी तारीख के मुताबिक अब पत्र भी भेज दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी आभार व्यक्त किया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 28 जनवरी से नेशनल गेम शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल विभाग को पत्र भी भेज दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आभार भी व्यक्त किया है इस दौरान। तो 28 जनवरी से नेशनल गेम होने वाले हैं। इसी के साथ पत्र भी भेज दिया गया है। रेखा आर्या जो कि खेल मंत्री है, वो भी नेशनल गेम पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड 28 जनवरी से नेशनल गेम की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में नेशनल गेम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और ये पत्र भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि खेल विभाग को भेजा गया है। तो ये हरिद्वार में निकाय चुनावों की तैयारी जोरों पर है और आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने का प्रयास किया। हरिद्वार में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने घोषणा पत्र पेश करते हुए बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल के तहत उत्तराखंड में अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी वादों में हरिद्वार में कॉरिडोर और पोर्ट टैक्सी जैसी परियोजनाओं पर जनता से राय शुमारी की जाएगी। संजय सैनी ने जनता को यह भरोसा भी दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मोहल्ला रिपेयर कैंप लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय मुद्दों का तुरंत निपटारा भी किया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त दे रही है, तो उत्तराखंड में बिजली मुफ्त क्यों नहीं? तो आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में बिजली मुफ्त क्यों नहीं, इसको अपना मुख्य मुद्दा बनाकर कल से प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेगी, बिजली के मुद्दे को लेकर हल्ला बोलेगी और अपनी घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। घोषणा पत्र हमने जारी किया है यहाँ पे, और पंपलेट जारी करके नगर निकाय चुनाव में हम जनता के बीच में ये देखिए, ये हल्ला बोल करके हमारा जो है एक पंपलेट है, उत्तराखंड में बिजली मुफ्त क्यों नहीं। और ये मोहल्ला रिपेयर कैंप के माध्यम जो कार्य किए गए हम जनता के सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी काम की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बिजली, जब तक आप लोग बदलाव नहीं लाएंगे तो जो 75 वर्ष से जो व्यवस्था चली आ रही है, लोगों को आज तक भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमारे संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अगर हम बात करें हरिद्वार में निकाय चुनावों की, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके जरिए चुनाव लड़े जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो निकाय चुनाव का जो है उस समय बहुत नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो कोर्ट में जो है मामले फंसे हुए थे, क्योंकि कई नगर पंचायत नई बनी थी, जो नगर निगम से कुछ क्षेत्रों को निकाला गया था, उसको लेकर के काफी देर से जो चुनाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो सरकार की जो मंशा है वो देखी जा रही है कि 7 जनवरी में वो निकाय चुनाव करा दे। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि उनकी जो मुद्दे दिल्ली में चलते हैं बिजली, पानी, नल के, उसी को लेकर उसी तर्ज पर वो हरिद्वार के निकाय चुनाव में तैयारी में लगे हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और विधानसभा चुनाव में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अजय कोटियाल जो मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के यहाँ पे चुनाव लड़े थे, वो भी हारे थे। लेकिन जिस तरीके से अब इनके जो नेता है, जो जिला अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, कैंप लगाएंगे और हल्ला बोलेंगे बिजली पानी को लेकर के। लेकिन जैसे कि देखा जाए तो बिजली का जो आज का समय है कि हालांकि बिजली जो खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो आम आदमी है उस पर बिजली का जो भारी भार देखा जा रहा है, क्योंकि हर महीने 2 महीने में बिजली के जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर हरिद्वार में चुनाव लड़ने की जो बात कर रही है, वो कहां तक सही हो पाती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बात करें तो निकाय चुनाव में
अगर जीतती भी है आम आदमी पार्टी के कोई प्रत्याशी या मेयर बनते हैं या फिर कहीं चेयरमैन बनते हैं, तो ये प्रदेश की बात करें, केंद्र की बात करें, तो सरकार भाजपा की है। लेकिन जिस तरीके से उनका कहना है कि वो गली गली मोहल्ले जाएंगे और कैंप लगाएंगे और हल्ला बोलेंगे बिजली को लेकर, अब देखना होगा कि उसका कितना असर बिल्कुल पड़ता है। सुनील, देखना होगा जो आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है पानी बिजली को लेकर, वो कितना कारगर साबित होता है। लेकिन उसके अलावा अगर पार्टियों की बात कर लें, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और कैसा माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें भाजपा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की सरकार ही उत्तराखंड में अभी तक बनती आई है और लगातार इस बार दूसरी बार जो है भाजपा की सरकार ही दोबारा से दोहराई है उत्तराखंड के अंदर। तो भाजपा जो कहती है कि उनकी हमेशा चुनाव की तैयारी रहती है, चुनाव की तैयारी के लिए उनके जो नेता है, जो उनके बनने वाले प्रत्याशी है, वो लगातार चुनाव मैदान में रहता है, जनता के बीच में रहते हैं, जो अपनी जीत का दावा भी करते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार संशय में है, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है। हाई कोर्ट ने जो सुनवाई है वो अभी जनवरी में टाली हुई है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि जनवरी में चुनाव हो जाए। लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस और भाजपा के जितने भी नेता है या दिग्गज नेता है जो तैयारियों में है, या फिर पूर्व में मेयर रहे या चेयरमैन रहे हैं, वो सभी जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। बिल्कुल सुनील, देखना होगा कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साझा जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। प्रकाश जोशी को देहरादून जिला प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं प्रकाश जोशी आज से 5 दिसंबर तक देहरादून के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन कर रही है। जोशी ने कहा कि पार्टी का फोकस एकजुटता और प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर है। नगर निकाय के विकास के नाम पर अनदेखी और भ्रष्टाचार हो रहा है। नवीन जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरे के दौरान प्रकाश जोशी प्रदेश और जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य न केवल प्रत्याशियों का चयन करना है, बल्कि चुनाव अभियान को धारदार बनाना और संगठन की मजबूती सुनिश्चित करना है। कांग्रेस का दावा है कि ये चुनाव भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज का मजबूत करने का कारण बनेगा। देखिए, कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको जिले का प्रभार दिया है, जिला प्रभारी बनाया है। और देहरादून का जो जिला प्रभारी है प्रकाश जोशी जी को बनाया है, जिनका एक लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव और संगठन का अनुभव उनका है, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। वो यहाँ पर आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, विधानसभा वाइज वो वहाँ के नेताओं से मुलाकात करेंगे और पूरे वार्ड स्तर के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उनकी पूरी अपनी समीक्षा करने के बाद पैनल बनाएंगे और प्रदेश मुख्यालय को, पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो वहीं उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर महापंचायतें हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और उसके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। पहले पुरौला में फर्जी मामला बनाकर माहौल खराब किया गया और अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। उत्तरकाशी की महापंचायत में बीजेपी के विधायकों ने भाषण देकर आग में घी डालने का काम किया। ये कदम उच्च न्यायालय के आदेशों और सरकार के ही हलफनामों का उल्लंघन है। देखिए, आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है।
आप पुरुला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। तो वहीं उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब का समर्थन करती आई है, तो वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। देखिए, महापंचायत जो उत्तरकाशी में हुई, वो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड राज्य के हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की अनेकों घटनाएं सामने आई, लड़कियों को बहला फुसला करके विशेष धर्म के लोगों ने जिस तरह से वहां से भगाने का प्रयास किया, भोजन को पर थूक करके जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई, इसके साथ ही कई अन्य घटनाएं पूरे राज्य भर में पहाड़ी क्षेत्रों में सुनने को आई, दिखाई दी। वो एक स्वाभाविक जनाक्रोश लोगों के अंदर है। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर संशय बरकरार है, तो वहीं लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर दूसरी ओर प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी का चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और ओबीसी आरक्षण के साथ ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी और उनके माध्यम से प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। हो चुकी है और बहुत जल्दी हम अपने प्रभारी घोषणा करने वाले हैं। बाद में जैसी आरक्षण क्लियर होता है हम परीक्षक भेजेंगे और एक जनता के बीच में सब प्रकार का संवाद करते हुए और एक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। तो वहीं 40वीं वाहिनी पीएसी की स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार पीएसी परिसर में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक पीएसी नीरू गर्ग ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले वाहिनी परिसर के मंदिर में सेना नायक तृप्ति भट्ट ने मेले के सफल आयोजन और शांति के लिए हवन पूजन किया। इस अवसर पर सेना नायक तृप्ति भट्ट ने 40वीं वाहिनी पीएसी के गौरवशाली इतिहास को साझा किया है। उन्होंने बताया कि इस वाहिनी की स्थापना वर्ष 1980 में विशेष सेवा के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य दस्युओं उन्मूलन, सांप्रदायिक दंगों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटना था। वर्षों से वाहिनी ने अपनी सेवाओं से प्रदेश में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। एक्चुअली ये वाहिनी का स्थापना दिवस है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन वाहिनी जो है स्थापित हुई थी और यहाँ पर जो हमारे विभिन्न दल हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ यहाँ के लोकल प्रोड्यूस हैं, दालें हैं और बच्चों के पेंटिंग्स भी हैं। और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने भी कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, झूले वगैरह हैं बच्चों के एंजॉय करने के लिए और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और मैं अपेक्षा करती हूँ सभी लोग एंजॉय करेंगे। 3 दिवस का मेला है। आज जो है 40वीं वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं वाहिनी के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे अपने लगन से जो है यहाँ पे तैयारी की है इस मेले की। और 3 दिवसीय यह मेला है। शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, आज भी है और कल भी है। और जो हमारे स्टॉल्स लगे हैं, जो हमारी विभिन्न दल हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं उनका भी डिस्प्ले किया गया है। हमारी वाहिनी की महिलाओं और बच्चों द्वारा जो अच्छे
कलाकृति जो है उनकी, उसको भी डिस्प्ले किया गया है। आज जो है 40वीं वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं वाहिनी के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे अपने लगन से जो है यहाँ पे तैयारी की। तो वहीं रुड़की के 84 जबरदस्तपुर गांव में शिवलिंग पर खून चढ़ाकर उसे अपवित्र करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। तो वहीं युवक पर तंत्र विद्या का भी आरोप लगाया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के 84 गांव में शिव मंदिर है। पुलिस के अनुसार तहरीर में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों ने एक मुस्लिम युवक को निकलते देखा। शक होने पर युवकों ने उसे पकड़ लिया और मंदिर में जाकर देखा तो शिवलिंग पर खून लगा हुआ था। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये जो मामला है, वो जो तथ्य है उसके ये हैं कि वो गांव का ही बासिंदा कोई शख्स है जो दूसरे समुदाय को बिलोंग करता है। वो मंदिर, उसका कहना है, जैसे मैंने भी पूछताछ करी थी, तो वो कुछ आस्थावान टाइप का व्यक्ति लगता है। अब वहां जाकर के ये बात तय का हाथ की शिवलिंग में लगा है, तो हमने इमीडिएट उसमें उसको डिटेन किया, अरेस्टिंग हो गई है और मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई हो रही है। और अच्छी बात है, गांव में कहीं कोई उसको लेके कोई रोष व्याप्त नहीं है। लोग समझदार हैं क्योंकि वो गांव वालों का परिचित और गांव वाले उससे परिचित हैं। तो बाकी जो आगे लीगल कार्रवाई उसमें काम चल रहा है। जो फैक्ट हैं, जो तथ्य जो अभी तक की जांच पे पता लगा, उसके हाथ में चोट है और एक व्हाइट पट्टी भी बंधी थी जो दिख रही है, जो गांव वाले भी उसका बात को एग्री कर रहे हैं। और ऐसा है कि उससे जो ब्लड बाहर निकल रहा था, वो उसकी वो जो पूजा जो भी वो कर रहा होगा उस दौरान वो उसमें लगा है। क्या उद्देश्य रहा होगा? तंत्र विद्या ऐसे फैक्ट अभी पुलिस के पास कुछ नहीं है। ये एक दो लोगों ने मुझसे और पूछा था, लेकिन जैसा उसने बताया, तंत्र तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं कि तंत्र विद्या है या क्या कर रहा था। वो आगे जांच का विषय, अगर जांच में ये चीजें आएंगी तो उस हिसाब से। तो वहीं केंद्रीय परियोजनाओं से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तरक्की की राह तैयार हो रही है। इसमें केंद्रीय निवेश विकास की धुरी बनेगा और जनपद में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय परियोजना में तेजी आई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पोंटा पल्लूपुर हाईवे सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए। डीएम ने हाईवे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया ताकि जनपद में विकास को नई दिशा दी जा सके। डीएम ने मौके पर पहुंचकर विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। तो वही खबर देहरादून से है, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और युवाओं का चालान के साथ साथ पुलिस ने अब अभिभावकों को भी समझाने के लिए प्रेरित करने का अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत करने और युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर एसएसपी अजय सिंह उतरे हैं। पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रेरित कर रही है। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत करते हुए एसएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा मौके से युवाओं के परिजनों से वार्ता, उन्हें उनके ननिहालों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपने जीवन को खतरे में डालने की जानकारी देकर अपने स्तर से भी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया है। यातायात व्यवस्था में सबसे जो भी देखा गया विगत दिनों कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए यूथ के जो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग को लेकर थे। उसको तो चालान की कार्रवाई तो इन्फोर्समेंट लगातार पुलिस का चल रहा है। देखा जाए 1200 से ज़्यादा लोग का ड्रंकन ड्राइविंग में चालान अभी बात हमने कुछ महीनों में किया है, लेकिन इसके बाद भी उतना इफेक्ट यूथ में नहीं आ रहा था। इसको देखते हुए एक नई पहल सोची गई थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको भी जानकारी मिले कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के या रैश ड्राइविंग करते हुए या ड्रंकन ड्राइविंग में पाया गया।
तो चालान की कार्रवाई के साथ साथ मौके पर अब जो चालान करता अधिकारी है उनके पेरेंट्स से, चाहे फादर गार्जियन जो भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि आपका बेटा जो है परिस्थितियों में यहाँ पर उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो उसकी जान के लिए भी घातक है, साथ ही साथ वो अन्य के लिए भी घातक है। और ये रिस्पांस का बहुत पॉजिटिव है। कल 329 पेरेंट्स से बात की गई पूरे इसमें चालान के बाद, और सभी में मोस्टली लोग कोई जानकारी नहीं थी कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के घूम रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है या ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़ा गया है। तो वहीं हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी पति को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे पत्नी पर शक को वजह बताया जा रहा है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दी है। दरअसल गौरवहार जमालपुर कलाम इलाके में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर सुरेंद्र यादव ने अपनी पत्नी लक्ष्मी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर बंद कर फरार होने का प्रयास किया। दोपहर में जब उनके बेटे और बेटी स्कूल से लौटे तब घर के अंदर मां का शव देखकर इस खौफनाक घटना का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आए सुरेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था, जिससे उनके बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ, जो इस दर्दनाक वारदात में बदल गया। पुलिस ने आरोपी को तकनीकी और मैनुअल जांच के जरिए पटना से गिरफ्तार किया है। हत्या के इस मामले में इलाके में सनसनी फैल गई है। 4 नवंबर को थाना कनखल में जमालपुर कला जो एरिया है वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो पत्नी है उसके धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। और जब पुलिस वहाँ पहुँची थी मौके पे तो उस समय अभियुक्त वहाँ से फरार था और जो मृतका है वो वहीं घर में थी। उसके 2 बच्चे भी वहाँ थे। पुलिस के द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो ये बात संज्ञान में आई कि जो मृतका लक्ष्मी है उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, सुरेंद्र यादव, और वो विवाद सिर्फ इस बात को लेके था कि जो अभियुक्त है वो अपनी पत्नी को जो उसके काम करना जो वो बाहर जाती थी उसको लेके उससे जलन भी रखता था और उसको लेके उसके घर में आए दिन विवाद भी होता था, उस पर शक भी वो करता था। ये इन तथ्यों को जुटाते हुए पुलिस के द्वारा जब इसमें आगे की जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये बात भी संज्ञान में आई कि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता है और अपनी लोकेशन भी लगातार बदलता रहा है, क्योंकि मामले में काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का यह मामला था। हत्या में बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या बिल्कुल बहुत रिहाइश एरिया में की गई थी, इसलिए लोगों का एक काफ़ी इसको लेके सेंटिमेंट्स भी थे। वहीं उत्तराखंड में अफसरों के तबादले की रेल तेजी से चल रही है। आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव हो रहे हैं। लगातार हो रहे तबादलों को इससे भी जोड़ा जा रहा है। तबादलों के क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 4 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। पुलिस लाइन से एसआई आशीष भट्ट को कोतवाली लक्सर, राजीव उनियाल को कोतवाली रुड़की, राम बहादुर को कोतवाली मंगलौर और कोतवाली नगर से नरेंद्र रावत को यातायात कार्यालय हरिद्वार भेजा गया। इसके अलावा एएसआई राकेश का 4 अक्टूबर को थाना बहादुराबाद से कोतवाली रुड़की किए गए ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में एसएसपी के जनसंपर्क अधिकारी विपिन चंद्र पाठक ने जानकारी साझा की है। एक और पहाड़ी जिलों में गुलदार आतंक मचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में जंगली गजराज आतंक का पर्याय बन चुके हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद और जमालपुर कला क्षेत्र में 7 हाथियों का झुंड अचानक कॉलोनी में घुस आया है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रही है। वन मंत्री ने फेंसिंग और दीवार निर्माण के लिए बजट जल्द जारी करने और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
तो वही गंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय संस्था मातृ सदन ने हरिद्वार में चल रही अवैध खनन पर एक बार फिर आवाज बुलंद की। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिशनपुर, कुंडी और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। शिवानंद ने कहा कि प्रशासन और अधिकारियों को बार बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अवैध खनन पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई और लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनशन शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, स्वामी शिवानंद ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि गंगा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। रात में भीषण खनन हो रहा था, आप सब वीडियो देखे। जब ये वीडियो चला तो ये लोग क्या किया, वहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर दिया। एक कदम ये उठाएंगे कि यदि इस पर एक्शन नहीं होता है, सब अधिकारी पर एक्शन नहीं होता है, कर्मेंद्र सिंह रावत और मनीष कुमार पर एक्शन नहीं होता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।